नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक अजीब सी कहानी है। अगर आप ग्रह, नक्षत्र, कुंडली और इन सारी चीज़ों में मानते हैं तो शायद आपको भी इस बात में सच्चाई नजर आएगी। ये कहानी आज से काफी साल पुरानी है। उस वक्त एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा था जो काफी समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उनको ये खुशी अभी तक नहीं मिली थी। और आखिरकार अचानक एक दिन उनको पता चला कि उनकी पत्नी माँ बनने वाली है, जिनका नाम था सुधा, और सुधा के पति थे जिनका नाम था कपिल। जब उनको ये खुशखबरी पता चली तो वो काफ़ी खुश थे। काफ़ी समय से इलाज और भगवान के पास मत्था टेकने के बाद आखिरकार भगवान ने शायद ये खुशी उन्हें दे दी थी। और अब सुधा अपने 9 महीने निकाल रही थी। जैसे तैसे सब कुछ अच्छा चलते हुए 9 महीने निकल गए और कुछ ही समय में सुधा के बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। देखते ही देखते वो कुछ दिन भी निकल गए और आज सुधा को अचानक लेबर पेन होने लगा। उसकी हालत अचानक से इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जाया जा सकता था। फिर घर में ही आसपास की औरतों की मदद से उसकी डिलीवरी कराने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन आज के दिन ग्रहण भी लगने वाला था। आज का दिन सूर्य ग्रहण का दिन था और आज सुधा को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था जिससे कि लग रहा था सुधा की ज़िंदगी शायद ही बच पाएगी। लेकिन उन औरतों ने अपनी जानकारी और तजुर्बे की मदद से जैसे तैसे सुधा की डिलीवरी करवाई। सुधा ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और जन्म के समय में ग्रह नक्षत्र बदल चुके थे। जब उसने अपनी बेटी को जन्म दिया वो समय ग्रहण का, पूर्ण ग्रहण का समय था। ज्योतिष और बाकी के जानकार लोग ये कहते हैं कि ग्रहण के वक्त किसी का भी जन्म होना अच्छी बात नहीं है, ये शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ों पर इंसान का बस कहाँ चलता है। यही सुधा के साथ भी हुआ और बाकी लोग सब उसके घर में इस खुशी से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सुधा की बेटी इतनी खूबसूरत थी जिसकी एक झलक से ही कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। और उसको देखकर उसके पिता और माता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों काफ़ी खुश थे और जैसे जैसे दिन बीते बाकी की सारी रस्में भी की जाने लगी। बच्चे की आज मुंह जुट्ठी और बाकी की रस्में होनी थी। उसमें कुंडली वगैरह बनाना, देखना, सब कुछ करना था। सुधा और कपिल के एक कुल गुरु थे जिनके मदद से वो ये सारी चीज़ें किया करते थे। आज वो घर पर आए थे। उन्होंने बच्ची को पहली बार देखा था और बच्ची को देखने के बाद उन्होंने उसकी जन्म तिथि, समय सबके हिसाब से कुंडली बनाना आरंभ किया। लेकिन जैसे जैसे वो कुंडली बना रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरती जा रही थी। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों से परे माता पिता दोनों एक अलग ही खुशी में डूबे हुए थे। कुल गुरु ने कुंडली बनाकर तैयार कर दी और जब उन्होंने
सुधा और कपिल की तरफ देखा तब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बच्ची की कुंडली के बारे में वो उसके माता पिता को कैसे बताएं, कैसे अवगत कराएं कि उसकी जिंदगी में कैसी और किस तरह की समस्याएं आगे आने वाली हैं और उसके ही वजह से माता पिता दोनों को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। गुरुजी चाहकर भी उन दोनों को कोई भी सच्चाई बता नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ उपायों के बारे में बात की और तो और सुधा और कपिल को ये बताया कि बच्ची के 6 साल के उम्र तक आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी और 6 साल के बाद ये सावधानियाँ आपको उससे भी ज़्यादा बरतनी पड़ेंगी। ये बात सुधा और कपिल को इतनी कोई खास बात नहीं लगी। उन दोनों ने गुरुजी की बात सुनी भी और अनसुनी भी कर दी, क्योंकि उनके लिए अभी ये खुशी सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी थी जो कि इतनी मुश्किलों के बाद उनकी ज़िंदगी में आई थी। और गुरुजी ने जो भी पूजा पाठ हवन बताए थे वो सब कुछ उन दोनों ने गुरुजी के बताए मुताबिक कर लिया। बच्ची का नाम उन दोनों ने निशा रखा। निशा का मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता हो और कुछ लोगों को पता ना हो। निशा का मतलब होता है अंधेरा। ये नाम वैसे तो कोई भी रख लेता है, लेकिन इस बच्ची के केस में सुधा और कपिल ने ये नाम जैसे रखा था वो भी काफ़ी अजीबोगरीब था, क्योंकि पहले उन्होंने इस बच्ची का नाम नीति रखा था, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें अपने घर में होती हुई महसूस हुई और किसी ने अचानक उनको लगा जैसे आकर इस बारे में सलाह दी कि बच्ची का नाम सही नहीं है तो आपको बच्ची का नाम बदल देना चाहिए। और लगा जैसे उन दोनों के मन में ये नाम उसी सलाह देने वाले शख्स ने डाल दिया। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, क्यों दी उसने ऐसी सलाह, इन सारी बातों पर बिना सोचे समझे उन दोनों ने अपनी बच्ची का नाम निशा रख दिया। उस दिन के बाद से चीज़ें संभल गईं। 6 साल की उम्र तक निशा के साथ सब कुछ एक सामान्य बच्चे की तरह ही होता था। निशा अजीब अजीब सी हरकतें कभी अगर करती भी थी तो वो चीज़ें वो घर पर कभी नहीं किया करती थी। जैसे वो बच्चों के साथ अगर मोहल्ले में खेलने गई है तो वो अपनी उम्र से बड़े बच्चों को भी हमेशा मारना, पीटना, उनको परेशान करना, उनको तब तक मारना जब तक कि वो बच्चे रोए नहीं, उन्हें तकलीफ ना हो। और ऐसा करके निशा को लगता था जैसे एक अलग सी खुशी, एक अलग सी तसल्ली महसूस होती थी। ये सारी चीज़ें मोहल्ले के कुछ लोगों में धीरे धीरे कानाफूसी होना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक इन बातों से उसके माता पिता पूरी तरह से अनजान थे। गुरुजी ने एक पूजा और करने के लिए सुधा और कपिल को बोला था, जो कि उन्हें तब करनी थी जब निशा 6 साल की हो जाती और उस पूजा और हवन में निशा को ही बैठना था। लेकिन निशा के 6 साल की उम्र तक आते आते सुधा और कपिल दोनों के दिमाग से ये बात पूरी तरह से अब निकल चुकी थी। उन दोनों ने तो गुरु जी के पास जाना, उनसे मिलना, सलाह मशवरा करना, सब कुछ जैसे धीरे धीरे बंद कर दिया था। उनके दिमाग में अब गुरु जी का ख्याल तक नहीं आता था कि गुरु जी ने क्या और कैसी चेतावनियाँ दी थी। आज निशा 6 साल की हो चुकी थी और
उसका 6 साल का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बहुत धूमधाम से तैयारियां की गई थीं। आस पड़ोस के बच्चे, परिवार वाले, सबको खाने पर बुलाया गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से निशा वहां से गायब हो चुकी थी। घर वाले काफी परेशान हो गए। उन्होंने निशा की खोजबीन चारों तरफ शुरू कर दी, लेकिन निशा का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आस पड़ोस वाले भी काफी अच्छे और मदद करने वाले लोग थे। उन लोगों ने भी निशा को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन निशा किसी को भी कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। और ऐसे ही देखते देखते रात के 2:30 बज चुके थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और निशा दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर तुरंत सुधा ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया, उसे प्यार करने लगी, उसे माथे पर, गालों पर चूमने लगी। लग रहा था जैसे उसकी खोई हुई खुशी उसे वापस मिल गई हो। उसने अपनी बच्ची से पूछना शुरू किया कि तू ठीक तो है ना, लेकिन निशा किसी भी चीज का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो बिल्कुल शांत थी। ये देखकर कपिल ने कहा, अरे ये सब जाने दो, तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हमारी बच्ची आ गई और वो ठीक है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तुम इसे तुरंत कुछ खिलाओ और ले जाकर सुला दो। और सुधा ने बिल्कुल वैसा ही किया। सुधा तुरंत निशा को अपने साथ अंदर लेकर गई। उसने निशा को खाना खिलाया। खाना खिलाकर उसे सुलाने के लिए उसे कमरे में लेकर चली गई। जब वो उसे उसके कमरे में सुलाकर बाहर निकली, फिर थोड़ी देर बाद कपिल और सुधा दोनों सो चुके थे, लेकिन रात के करीब 3:30 बजे उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज़ें निशा के कमरे से आने लगी। उन आवाज़ों के वजह से उनकी नींद खुल चुकी थी। वो दोनों तुरंत भागते हुए निशा के कमरे में पहुंच गए। वहां पर जाकर देखने लगे कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ें कैसी हैं। लेकिन जो नज़ारा उन्होंने देखा, वो देखकर वो काफ़ी घबरा चुके थे। उन्होंने देखा निशा अपने बिस्तर के नीचे बैठी हुई है और वो किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। उन्होंने जब बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो वहाँ निशा अकेले ही थी, लेकिन निशा के शरीर पर अजीब तरह की राख या मिट्टी लगी हुई थी। वैसी मिट्टी, वैसी राख घर पे कहाँ से आई? निशा किससे बात कर रही थी? किसके साथ इतनी रात में खेल रही थी? लेकिन उन दोनों ने इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए निशा को बिस्तर के नीचे से निकाला और निकालने के बाद उससे दोबारा सवाल जवाब करने लगे कि वो किससे बात कर रही थी और इतनी सारी मिट्टी, राख उसके शरीर पर कहाँ से लग गई। लेकिन निशा कुछ भी नहीं बता रही थी। वो बिल्कुल शांत ही थी। और ये देखकर सुधा ने फिर से निशा को सुला दिया। सुलाने के बाद अब वो दोनों फिर से अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन सुधा और कपिल दोनों के दिमाग में कई सारी बातें, कई सारे सवाल चल रहे थे, जिसका जिक्र दोनों ने एक दूसरे से भी बिल्कुल नहीं किया। वो दोनों परेशान तो थे, लेकिन आपस की परेशानी एक दूसरे को दिखाकर ज़्यादा एक दूसरे को ही परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप दोनों सो गए। अगले दिन से उनकी जिंदगी में एक अजीब सी उथल पुथल मचने वाली थी। निशा अब बच्चों के साथ अगर खेलती तो वो बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान किया करती, उन्हें डराया करती, मारा करती, जिससे कि बच्चे अब निशा से धीरे धीरे डरने लगे। कोई भी बच्चा निशा के साथ रहने, खेलने के लिए
तैयार नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे अब सुधा और कपिल के कानों तक भी ये बातें पहुंचने लगी, क्योंकि मोहल्ले के सारे बच्चों के माता पिता उन दोनों के पास आकर निशा की अजीब अजीब सी हरकतें, अजीब अजीब से बातों के बारे में उनको बताने लगे, जो सुनकर इन दोनों को बिल्कुल भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता था। लेकिन उन्होंने अब निशा पर नज़र रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि निशा की हरकतें उन्हें भी थोड़ी सी अलग तो महसूस हो ही रही थी। अक्सर निशा के कमरे से रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती, कभी कभी रोने चीखने की भी आवाज़ें उन्हें सुनाई दिया करती थीं। लेकिन ये सारी बातें उनके लिए बहुत बहुत अजीब थीं, जिनको वो चाह कर भी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जब भी उसके कमरे में जाते, कुछ ढूंढते, देखने की कोशिश करते, तो उन्हें कुछ भी ना तो दिखाई देता और ना ही कुछ भी मिलता था। धीरे धीरे निशा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसकी हरकतें काफ़ी अजीब होती जा रही थी। वो निशा जो बचपन में जब पैदा हुई थी तो जितनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो लगता था जैसे इस लोक की तो लड़की है ही नहीं। लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ आकर्षित तो हो जाते, लेकिन जब उसकी हरकतें देखते तो वो उससे डरने लगते थे। निशा का रूप ऐसा रूप था जो लोगों के लिए एक छलावा साबित होने लगा था। धीरे धीरे अब उस मोहल्ले से लोग गायब होने लगे थे। अब निशा की उम्र लगभग 12 साल हो चुकी थी, लेकिन कपिल और सुधा किसी भी चीज़ को देखकर भी मानने को तैयार नहीं थे। उनके लिए शायद इतने सबूत काफ़ी नहीं थे ये मानने के लिए कि निशा के साथ कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। वो किसी भी चीज़ को समझना ही नहीं चाहते थे। और तो और जो उनके लिए इतनी बड़ी चेतावनी पहले दी गई थी कुल गुरु के माध्यम से, उन्होंने उस चीज़ को भी पूरी तरह से भुला दिया था। शायद इतनी मुश्किलें उनके ज़िंदगी में इसीलिए आ रही थी। अब अक्सर निशा के कमरे में खून के छींटे, कभी मांस के टुकड़े सुधा को मिल जाया करते थे साफ सफाई के दौरान। लेकिन सुधा ने ये बातें भी अपने पति से छुपाना शुरू कर दिया था। कपिल को कुछ अलग चीज़ों का एहसास होता, कपिल कुछ अलग चीज़ें देखता। वो एक बार नहीं कई बार ये चीज़ें देख चुका था कि निशा कैसे बाहर वालों को परेशान करती है, उनको चोट पहुंचाती है, उनके खून निकालती है, और उस खून को देखकर निशा अजीब से आनंद और खुशी से भर जाया करती थी। ये सारी बातें वो दोनों अब एक दूसरे से छुपाने लगे थे। सुधा और कपिल के घर में कभी भी किसी ने भी मांसाहार का सेवन आज तक नहीं किया था, लेकिन सुधा ये बात अब अच्छे से जानती थी कि शायद उसकी बेटी मांसाहार का सेवन करती है। लेकिन कैसे, कहाँ से लाती है वो ये चीज़ें, और वो कमरे में क्या कच्चा मांस खाती है? इन सारे सवालों का जवाब सुधा के पास नहीं था, लेकिन उसने इन जवाबों को ढूंढने की भी कोशिश कभी नहीं की। अब निशा की हरकतों के वजह से धीरे धीरे पूरे मोहल्ले वाले निशा, सुधा और उसके पिता पर जोर बनाने लगे कि वो उस मोहल्ले को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि लोगों की गिनती दिन ब दिन घटती जा रही थी। लोग गायब हो रहे थे, कैसे, कहाँ, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन निशा की बहुत सारी हरकतों के वजह से लोगों को इतना अंदाज़ा तो था ही कि ये चीज़ें
कहीं ना कहीं निशा से जुड़ी हुई हैं। माँ इस बात को समझ रही थी लेकिन मान नहीं रही थी। और अब मोहल्ले वालों ने इन दोनों को इतना ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया कि उनके पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अपने स्थान को बदलने के लिए मतलब ये घर बेचकर दूसरे घर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। निशा इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं तैयार थी। वो इस जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे यहीं रहना है। माता पिता के कई बार समझाने के बाद भी निशा अपने जिद से टस से मस नहीं हो रही थी। उसका यही कहना था कि ये हमारा घर है, जाना है तो ये लोग जाएं यहाँ से, हम क्यों जाएंगे। लेकिन घर वाले किसी भी तरह की समस्या नहीं चाहते थे। इस वजह से वो चुपचाप शांति से वहाँ से निकलकर जाना चाहते थे। धीरे धीरे इन चीज़ों के बहस में समय बीतता चला गया। अब लगभग निशा की उम्र 13 साल की हो चुकी थी और अब लोगों का दहशत, डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि शाम होने के बाद कोई भी निशा के घर के आसपास से भी गुजरना, भटकना भी सही नहीं समझता था। लोगों को अजीब अजीब तरह की आकृतियाँ निशा के खिड़की पर हमेशा नज़र आया करती थी। अजीब अजीब तरह की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती थी। अब तो आलम ये था कि निशा अगर दिन में कहीं सड़क पर निकल जाए तो लोग उसको देखकर ही अपना रास्ता बदल दिया करते थे। वो उस रास्ते पर आना भी पसंद नहीं किया करते थे। कई लोगों को तो ऐसा भी दिखाई दिया था कि निशा जब भी अकेले भी चला करती थी तब भी निशा कभी अकेले नहीं होती थी। उसके साथ कई सारी अजीब अजीब सी बड़ी भयानक सी आकृतियाँ उसके आसपास होती थीं। दिन हो रात हो, लेकिन हर वक्त वो लोग या वो आकृति उसके साथ ही होती थी जिनसे वो अक्सर बातें करती हुई देखी जाती थी। निशा के बिना कुछ किए ही एक नज़र भरकर देख लेने की देरी होती थी। उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती थी, क्योंकि निशा की मनोकामना कभी कुछ अलग नहीं होती थी। निशा हमेशा ऐसी चीज़ें मांगती थी जो कि हमारे हिसाब से शैतानी मांगे होती हैं, जैसे किसी का खून करना, किसी को मार डालना, किसी की बलि चढ़ाना, किसी के चीथड़े उड़ा देना। निशा की मांग अब ऐसी ही होती थी। लोग अब बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। इस वजह से आखिरकार उन गुरुदेव के पास उसी मोहल्ले के एक परिवार वाले पहुंच गए। अब गुरुजी को सारी बातें बता दी गईं। गुरुजी को सारी बातें बताने के बाद उन्होंने कहा, ये तो होना ही था। मैंने वैसे भी सुधा और कपिल से कई सारी बातें छुपाई थी। हाँ, लेकिन मैंने उनको कहा था कि निशा के 6ठे जन्मदिन पर एक पूजा हवन हमें निशा से करवाना पड़ेगा, ताकि निशा ऐसी बुरी काली शक्तियों से दूर रह सके। और उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये तो होना ही था। वैसे भी निशा के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि निशा चाहे ना चाहे ऐसी शैतानी काली शक्तियाँ हमेशा उससे जुड़ी हुई ही रहेंगी। उससे अब इन चीज़ों को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, लेकिन आप सबकी इतनी परेशानी को देखने के बाद मैं एक आखिरी कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन ये मेरे बस की भी बात नहीं है। इसलिए आप मुझे कुछ दिन का समय दें। मैं मेरे गुरुदेव से जाकर मिलूँगा और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जो भी हो, लेकिन
हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। वैसे भी सुधा और कपिल इन बातों को मानने को भी अब तैयार नहीं है। गुरुजी ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी उस बच्ची से जुड़ी हुई काली शक्तियाँ उन दोनों के बुद्धि को भ्रष्ट कर चुकी है, जिससे कि वो लोग जानेंगे सब कुछ लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। मैं 1 हफ्ते बाद आपके यहाँ आकर इस चीज़ का निवारण करने की कोशिश करूँगा। ये कहकर गुरुजी अपने गुरुजी से मिलने के लिए चले गए। उन्होंने वहाँ गुरुजी को जाकर सारी समस्या शुरू से लेकर आखिर तक बता दी। उन्होंने निशा की कुंडली, उसके योग, ग्रह नक्षत्र सबके बारे में गुरुजी को बताया। वो चीज़ें सुनते ही गुरुजी ने कहा, इसे कभी भी तुम किसी भी पूजा के माध्यम से बुरी और काली शक्तियों से तोड़ नहीं सकते। ये उसकी किस्मत है, क्योंकि उसका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वो कभी भी काली शक्तियों से अलग नहीं हो सकती। उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ धरती पर इन शक्तियों का आगमन और रास्ते को आसान बनाने के लिए ही किया गया है, और उस पर खुद शैतान का ही हाथ है। इसलिए हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं। इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ये मैं भी नहीं बता सकता। फिर गुरुजी के गुरुजी ने उनको सारी क्रिया विधि, मंत्र सब कुछ बता दिया। 1 हफ्ते बाद इन सारी तैयारियों के साथ वो सुधा और कपिल के घर में पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने जैसे ही कदम रखा, उन्हें अजीब सी काली शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्होंने सुधा और कपिल दोनों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो दोनों किसी भी बात को सुनने और मानने को तैयार नहीं थे, जो कि गुरुजी को पहले से ही अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने भी इन सारी बातों पर जोर ना देते हुए उन दोनों को यही कहा कि वो एक सामान्य घर की शांति और शुद्धि के लिए ये हवन करना चाहते हैं, और उन्होंने सारी सामग्री का इंतज़ाम करवा लिया। हवन शुरू किया। हवन शुरू करते ही 3 बार उस हवन कुंड की अग्नि बुझा दी गई, जो कि किसने और कैसे बुझाई ये बात गुरुजी को अच्छे से पता थी। उन्हें ये बात भी अच्छे से पता थी कि ये सारी चीज़ें अड़चने आएंगी ही, लेकिन गुरुजी इन सारी चीज़ों के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने अब निशा के कमरे के आगे एक रेखा, एक बंधन तैयार किया, जिससे कि उसकी शक्तियाँ इस हवन में विघ्न ना डाल सके। और फिर गुरुजी ने हवन प्रारंभ किया। जैसे जैसे गुरुजी ने हवन में आहुतियाँ डालना शुरू किया और उनके मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, वैसे वैसे निशा के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी, और वो चीज़ गुरुजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन गुरुजी ने 8 घंटे का अपना वो हवन संपन्न किया, और फिर सुधा और कपिल गुरुजी के सामने अब बैठकर रोने लगे। उनको सारी बातें जो उन्होंने आज तक एक दूसरे से भी कभी नहीं कही थी, छुपाई थी, वो सारी बातें गुरुजी के चरणों में गिरकर उन्हें बताने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर से कोई बुरी शक्ति का प्रभाव, सम्मोहन, वशीकरण टूट गया हो, और वो अपनी सारी तकलीफ गुरुजी के सामने रखकर उनसे निवारण और मदद मांग रहे थे। गुरुजी ने सारी बातें शांति से सुनी और उसके बाद उन दोनों को दिलासा देते हुए, समझाते हुए ये बताया कि ये बच्ची तुम्हारी कभी थी ही नहीं।
ये बच्ची तो सिर्फ और सिर्फ शैतान की सेविका थी, जो कि धरती पर बुराई को बढ़ाने के लिए, यहाँ उसकी मदद करने के लिए तुम्हारे कोख से जन्मी थी। ये इन सारे ग्रह नक्षत्रों में उसके पैदा होने के वक्त ही मैं समझ गया था। मैंने तुम दोनों को चेतावनी देने की भी कोशिश की, लेकिन तुम दोनों की खुशियों को देखकर मैं शांत हो गया था। मैंने इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए तुम दोनों को उसके 6ठी वर्षगांठ पर पूजा और हवन करने के लिए भी कहा था, लेकिन तुम दोनों उसके प्रभाव में ऐसे बंध चुके थे कि तुम्हारे दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल चुकी थी। लेकिन तुम दोनों अब चिंता मत करो, उस पर अब जो भी प्रभाव था वो प्रभाव मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन वो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए इसका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। ये सुनते ही सुधा और कपिल एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, गुरुजी इसका क्या मतलब है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम अब कभी भी उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। ये सुनकर सुधा रोने लगी। फिर उसे कपिल ने संभालने की कोशिश की और बाबा ने समझाया, बेटा, तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि जो परेशानियां तुम दोनों की ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़कर तुम्हारी और बाकी सबकी ज़िंदगियां जैसे गई हैं वैसे जा सकती थी, उस चीज़ से अब तुम दोनों बच चुके हो, इसलिए शांत हो जाओ। और फिर उस दिन के बाद से निशा कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, इसका कभी भी किसी को पता नहीं चला और उसके माता पिता ने भी उसको कभी भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन उनके घर में, उनके पूरे मोहल्ले में जैसी परेशानियां पहले हुआ करती थी, उसके बाद दोबारा वैसी कभी कोई परेशानी नहीं आई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।